वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और मस्ती के साथ आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12th का पदखंड या काव्यखंड का सभी जितने भी 13 एक्सरसाइज है सभी का ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए हैं। अगर इससे बाहर अगर पूछा जाता है तो हमें नहीं लगता इससे बाहर कभी पूछा जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग गद्यखंड कर चुके हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा का पूरा पदखंड या काव्यखंड को हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेंगे। इससे बाहर आप लोग उम्मीद भी नहीं रखिएगा कि कभी पूछा जाता है और न कभी पूछा जाएगा। आप लोग जब ये क्वेश्चन सीरीज हम चलाएंगे तो आप लोग देखिएगा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी कितना दफ़ा पूछा हुआ है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बस रिवीजन के दृष्टिकोण से एक बार अगर आप देख भी लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिस होंगे। गद्यखंड ऑलरेडी हम करवा चुके हैं और पदखंड हम इस वीडियो में करवाएंगे। ये दोनों सीरीज अगर आप लोग देख लेते हैं तो हिंदी विषय से एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को नहीं छूटने वाला है, ये गारंटी हम देते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं आज का फर्स्ट एक्सरसाइज से। आज का फर्स्ट एक्सरसाइज है करबक। फर्स्ट एक्सरसाइज है करबक, जिनका लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। करबक मलिक मोहम्मद जैसी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जैसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की? मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी आंख की तुलना किनसे की? तो अपनी आंख की तुलना दर्पण से की। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कृति जैसी की नहीं है? इनमें से कौन सा है जो जैसी के द्वारा रचित है नहीं है? वो है भक्तमाल। कौन नहीं है? भक्तमाल। जबकि पद्मावत, चित्ररेखा, अखरावट सब है मलिक मोहम्मद जैसी की कृति। थर्ड क्वेश्चन है जैसी का जन्म स्थान कहाँ है? मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान है जायस कब्र अमेठी। जायस कब्र अमेठी। नेक्स्ट आइए मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु लगभग 1548 ईस्वी में हुई। लगभग 1548 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि थे? मलिक मोहम्मद जैसी प्रेमाख्यानक काव्य के कवि थे। प्रेमाख्यानक परंपरा के कवि थे। 6 नंबर है मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि थे? मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि थे? तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी जी। चलिए नेक्स्ट आइए। कहरनामा किसकी कृति है? कहरनामा किसकी कृति है? कहरनामा मलिक मोहम्मद जैसी की कृति है। कहरनामा मलिक मोहम्मद जैसी की कृति है। नेक्स्ट आइए। इनमें से कौन प्रेम की पीर के कवि है? प्रेम की पीर के कवि है मलिक मोहम्मद जैसी जी। मलिक मोहम्मद जैसी जी। 9 नंबर आइए। मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि है? मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के कवि है मलिक मोहम्मद जैसी जी। भक्ति काल के कवि हैं। 10 नंबर है चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। नेक्स्ट आइए। करबक किनकी रचना है? करबक मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। करबक मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। नेक्स्ट आइए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है कि भिगो दूंगी अंग जग के छोर? भिगो दूंगी अंग जग के छोर किनमें कहा गया है? तो काव्य खंड में ये चर्चा है। किस खंड की भूमिका में कहा गया है? बात बोलेगी हम नहीं, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खेलेगी बात के। किस खंड की भूमिका में कहा गया है? बात बोलेगी हम नहीं, भेद खेलेगी बात की। किस खंड में चर्चा हुआ है? तो काव्य खंड में चर्चा हुआ है। काहे का अभी पूरा का पूरा काव्य खंड ही हम लोग देख रहे हैं, तो जो भी चर्चा होगा काव्य खंड ही होगा। नेक्स्ट आइए। करबक जैसी की किस रचना के लिए किस रचना से लिया गया? करबक जो है जैसी किस रचना से लिए हैं? तो वह है पद्मावत से। और पद्मावत के लेखक भी मलिक मोहम्मद जैसी जी ही हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया। मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान कहाँ है? मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान है जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। चलिए 17 नंबर पे आइए। कवि मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या था? कवि मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज या मलिक रजे अशरफ। चलिए नेक्स्ट आइए। कवि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जैसी के गुरुजी के नाम थे सूफी संत शेख मोहिदी और सैफ अशरफ जहांगीर। सूफी संत शेख मोहिदी सैफ अशरफ जहांगीर। नेक्स्ट आइए। कवि मलिक मोहम्मद जैसी की वृत्ति क्या थी?
कवि मलिक मोहम्मद जैसी की वृत्ति क्या थी, तो क्या हो जाएगा, आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी थे, मतलब उसका लाइफ स्टाइल कैसा था, कैसे कहाँ से शिक्षा ग्रहण किए, कैसे रहते थे, बाद में शेष जीवनी फकीरी में गुजारे, बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बिता दी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए, कवि मलिक मोहम्मद जैसी की कृतियों के नाम बताएं। पद्मावत तो है ही, अखरावट तो है ही, आखिरी कलाम तो है ही, चित्ररेखा तो है ही, कहरनामा महरी बोया ये भी है, मसला या मसलनामा ये भी है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ये मलिक मोहम्मद जैसी की सभी कृतियां थी। आइए सेकंड एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देख लिए, सेकंड एक्सरसाइज पे आते हैं। सेकंड एक्सरसाइज है पद और उनके लेखक है सूरदास जी। पद सूरदास जी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है पद के, राधा रसकेली किसकी रचना है? राधा रसकेली सूरदास जी की रचना है। राधा रसकेली सूरदास जी की रचना है। नेक्स्ट आइए, किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई? किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई? तो वह है सूरसागर। सूरसागर। नेक्स्ट आइए, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी के रचनाकार है सूरदास जी। साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी। नेक्स्ट आइए, भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य, मतलब भगवान कृष्ण की जो है कौन उपासक थे? भगवान कृष्ण जो है सूरदास जी भगवान कृष्ण के उपासक थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सूरदास की कृति है? इनमें से कौन है जो सूरदास जी की कृति है? वो है सूरसागर। सूरसागर। चलिए आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए। सूरसागर के कवि हैं, सूरसागर के कवि हैं सूरदास जी। सूरसागर के कवि हैं सूरदास जी। आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए कितना बार ये एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए हम उतना ही क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आप लोगों को लिए बीच लाए हैं जो आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट होगा जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। आप लोग बस माइंड कंसिस्टेंसी के साथ ये एक बार रिवीजन के दृष्टिकोण से मैं बोलता हूँ, अच्छे से देख लीजिए, काहे कि यही 2 महीना है, या तो जाने दीजिए या जान लगा दीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए। सूर काव्य में 3 प्रधान विषय है। सूर काव्य में 3 प्रधान विषय का नाम क्या है? वो है विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। नेक्स्ट आइए, सूरदास किस भाषा के कवि थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ब्रज भाषा के कवि थे। नेक्स्ट आइए, रावती गो खरिकनी में बछड़ा हितधाई, यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता से है? यह पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है। नेक्स्ट आइए, अपने पदों में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किस कवि ने किया है? सूरदास जी के द्वारा कृष्ण के बाल रूप का चर्चा किया गया है। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? मीरा भी कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी और मीरा भी कृष्ण जी को अपना आराध्य देव मानते थे, यहाँ तक कि वो अपना पति भी मानती थी। नेक्स्ट है 12 नंबर, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? कंस पर आक्रमण किया था। निम्नांकित में से कौन कवि निरक्षर थे, मतलब मूर्ख थे? कौन जिसे अक्षर का ज्ञान नहीं था और वो एक प्रकार के महान कवि के उपाधि में आए हुए थे? कबीरदास जी। सूरदास की कृतियों के नाम बताएं। सूरदास की कृति कौन कौन है? वो है सूरसागर तो है ही, साहित्य लहरी भी है, और राधा रसकेली, सूर शरावली ये भी हैं, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए। सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की? सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की? विशाल लोक ज्ञान के द्वारा, स्वाध्याय द्वारा, जनाचरण के द्वारा, काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास के द्वारा, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पद पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पद। नेक्स्ट एक्सरसाइज पद में है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के बारे में हम लोग देखते हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? तो ये तुलसीदास जी के पूरा जीवनी पर है, तो तुलसीदास के बारे में हम लोग देखेंगे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरिदास। नरहरिदास। चलिए नेक्स्ट आइए, कौन रचना तुलसीदास की है? इनमें से कौन सी रचना जो है तुलसीदास के द्वारा रचित है? वो है दोहावली। कौन है? दोहावली। मसला नामा तो हो जाते हैं, उनका हो जाते हैं सूरदास जी का। नेक्स्ट है हनुमान बाहुक रचना कितने खंडों की है? हनुमान बाहुक रचना कितने खंडों की है? 44 खंडों की है। नेक्स्ट आइए, रामचरितमानस निम्न में से क्या है? रामचरितमानस निम्न में से क्या है? एक प्रकार का महाकाव्य है। एक प्रकार का महाकाव्य है। कितावली।
किसके द्वारा लिखी गई? गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है। गीतावली तुलसीदास, गीतावली तुलसीदास। नेक्स्ट आइए, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया? तुलसीदास जी अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाए थे? वो थे अवधी और ब्रज भाषा, अवधी और ब्रज भाषा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जी विद्या अध्ययन किए थे? तो लगभग 15 वर्ष तक, लगभग 15 वर्षों तक। नेक्स्ट आइए, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी। गीतावली के रचनाकार कौन थे? गीतावली के रचनाकार थे तुलसीदास। नेक्स्ट आइए, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास के पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास के पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते थे? तुलसीदास समन्वयवादी प्रकार के कवि माने जाते थे, समन्वयवादी प्रकार के कवि माने जाते थे। नेक्स्ट है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु कौन हुए? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु है नरहरिदास, नरहरिदास। नेक्स्ट आइए 13 नंबर, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। सूरदास भी भक्ति काल के कवि थे। नेक्स्ट आइए, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। 15 नंबर पे आइए, बरबे रामायण के रचनाकार कौन हैं? बरबे रामायण के रचनाकार कौन थे? तुलसीदास जी। नेक्स्ट आइए, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? मतलब ज्यादा इंटरेस्ट था सत्संग में? तुलसीदास जी का। 17 आइए, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के जातीय महाकवि थे। नेक्स्ट आइए, गीतावली किनकी रचना है? गीतावली किनकी रचना है? गीतावली तुलसीदास की रचना है। गीतावली भी तुलसीदास की रचना है। नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास तुलसीदास जी के समकालीन थे, नाभादास। चलिए नेक्स्ट आइए, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक, बीजक के रचयिता है कबीर जी। बीजक के रचयिता है कबीरदास। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का कवि कबीरदास को, हिंदी साहित्य का सूर्य कबीरदास जी को कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 22 नंबर, कबीर किस काल के कवि थे? तो कबीर जो भी आदि काल के कवि थे, कबीर आदि काल के कवि थे, जबकि तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। विनय पत्रिका की भाषा, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा या अंतर्वेदी भाषा। चलिए नेक्स्ट आइए, हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4 पे। एक्सरसाइज 4 है छप्पय। एक्सरसाइज 4 है छप्पय और इनके रचनाकार हैं नाभादास। छप्पय, नाभादास, छप्पय, नाभादास। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, छप्पय के अनुसार सबसे हित का वचन कौन रहता है? छप्पय के अनुसार सबसे हित का वचन कौन रहता है? कौन रहता है? कबीर जी। छप्पय किसकी रचना है? छप्पय किसकी रचना है? तो छप्पय जो है नाभादास की रचना है। छप्पय नाभादास की रचना है। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु हुए स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास, स्वामी अग्रदास। नेक्स्ट आइए, विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? छप्पय से है, छप्पय से है। नाभादास जी की किस धारा के संत थे? नाभादास जी जो हैं वैष्णव दर्शन के संत थे। नेक्स्ट आइए, नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास अग्रदास जी के शिष्य थे। नाभादास अग्रदास जी के शिष्य थे। नेक्स्ट आइए, नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, नाभादास के राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था। माधुर्य भाव का पुट था। चलिए नेक्स्ट आइए, भक्ति काल के रचयिता कौन है? भक्ति काल, भक्ति काल के रचयिता कौन हुए? भक्ति काल के रचयिता हुए नाभादास जी। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था कहाँ तक? वृंदावन। वृंदावन में वो रहते थे और अपना काव्य रचते थे। आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? बताइएगा आप लोग, जो आप पाठ्य पुस्तक में आपके बुक में नाभादास की कविता किन दो कवियों को चर्चित किया गया है? वो है कबीर एवं सूरदास जी। कबीर एवं सूरदास जी। नेक्स्ट आइए, नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? नाभादास सगुणोपासक राम भक्त थे। सगुणोपासक राम भक्त थे।
किसने लिखा है भक्तमाल मध्यम वर्ग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। किसने लिखा था? ये पंक्ति किनके द्वारा रचित था? माता प्रसाद गुप्त के द्वारा। माता प्रसाद गुप्त के द्वारा। आइए, किसकी लिखी पंक्ति है? सुर कबित सुनी कौन कवि जो नाही सिराचलन करे। सुर कबित सुनी कौन कवि जो नाही सिरचालन करे। वह किनकी पंक्ति है? वह तुलसीदास जी की पंक्ति है। किसने कहा भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए। यह पंक्ति किनकी है? नाभादास जी की है। नेक्स्ट आइए 15 नंबर पे, नाभादास ने किस कवि के गुण की प्रशंसा निम्न पंक्ति में की। किनकी प्रशंसा करते हुए नाभादास जी ने बोला है पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाषी। पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाषी किनका वर्णन है? कबीर जी का प्रशंसा करते हुए नाभादास जी ने रचा है। आइए एक्सरसाइज 5 नंबर पे आते हैं। एक्सरसाइज 5 नंबर है कवित। एक्सरसाइज 5 है कवित और जिनके रचनाकार हैं भूषण जी। कवित भूषण जी। आइए, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? लगभग 105। लगभग 105। नेक्स्ट है चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के कौन थे? भाई थे। कौन थे? भाई थे। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? लगभग कितने छंद का वर्णन है? 10 छंदों का वर्णन है। लगभग 10 छंदों का वर्णन है। नेक्स्ट आइए, भूषण की कविता है। भूषण की कविता है कवित। भूषण की कविता है कवित। चलिए नेक्स्ट है शिवजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम था संभाजी। नेक्स्ट है कवि भूषण का प्रथम कवित किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? कवि भूषण का प्रथम कवित किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? शिवाजी से। किनसे? शिवाजी से। आइए, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हुए? छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण जी हुए। कौन हुए? भूषण जी हुए। 8 नंबर पे आइए, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को भूषण की उपाधि महाराजा रुद्र शाह के द्वारा दिया गया। महाराजा रुद्र शाह के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हुए? रीतिकाल के कवि हुए। भूषण जी रीतिकाल के कवि हुए। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? वीर रस को। किस रस को? वीर रस को प्रमुखता दी। आइए, तेज तम अंश पर कान जीमी कंस पर यो मलेच वंश पर शेर शिवराज है। किनके बारे में ये बोला गया है और किन कवि के द्वारा बोला गया है? कवित। कवित कविता में ये बोला गया है। कवित कविता में बोला गया है शिवाजी के बारे में। शिवा बाबनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का वखान किया गया है? कितने मुक्तकों में? लगभग 52 मुक्तकों में शिवाजी का वर्णन किया गया है। चलिए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 6 पे। एक्सरसाइज 6 है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में रचनाकार जयशंकर प्रसाद। रचनाकार जयशंकर प्रसाद। आइए, तितली उपन्यास किनकी रचना है? तितली उपन्यास किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है तितली उपन्यास। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम था शंभू रतन। शंभू रतन। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किनके द्वारा लिखा गया? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। नेक्स्ट आइए, चीर विषाद विलीन मन की। चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तुमुल कोलाहल कलह में। नेक्स्ट है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के कवि थे। छायावाद के कवि थे। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति इनमें से कौन है? जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति वो है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट 8 नंबर आइए,
तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट आइए, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन है जो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? हमें बताइए। वो है देवदासी, जबकि कामायनी जयशंकर प्रसाद, आंसू जयशंकर प्रसाद, झरना जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के कवि हुए। नेक्स्ट आई, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है। इनमें से कौन है जो जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृतियों में से एक है? वो है कामायनी जयशंकर प्रसाद। इंदु का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1909 में। 1909 में। आइए, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? वो है कामायनी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट आई, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद जी के बाद मोहन राकेश, मोहन राकेश जी। नेक्स्ट आइए, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि के है? वो है जयशंकर प्रसाद जी की कवि है झरना। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य इनमें से कौन है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद। आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7 पुत्र वियोग। पुत्र वियोग और उनके रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा एक ही स्कूल में पढ़ती थी। वो थी क्रास्टवेट गर्ल स्कूल इलाहाबाद, क्रास्टवेट गर्ल स्कूल इलाहाबाद। दूसरा है, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी का नशा नाटक के लेखक है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। आइए नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, छोर काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? छोर काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? वो है पुत्र वियोग। नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ। चलिए नेक्स्ट आइए, मैं असहाय विवश बैठ रही उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो बताइएगा आप लोग, पुत्र वियोग से। किनसे? पुत्र वियोग से लिया गया है। नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह। 7 है, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा? पुत्र वियोग में माँ ने कीरों के भय से माँ ने पुत्र को गोद से नहीं उतारा। नेक्स्ट आइए, बिखरे मोती की कहानी संग्रह है। बिखरे मोती की कहानी संग्रह है सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति से। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई? सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कार दुर्घटना में हो गई, कार दुर्घटना में हो गई। नेक्स्ट आइए 10 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट आइए, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवियत्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए हम लोग 8 नंबर एक्सरसाइज पे आते हैं। 8 एक्सरसाइज है उषा। उषा जिनके रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। उषा जिनके रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? बताइए इनमें से कौन है जो शमशेर बहादुर की रचना है? अभी तुरंत चर्चा की है उषा। अगर उषा नहीं रहे तो क्या मारना है आप लोगों को? टूटी हुई बिखरी हुई, टूटी हुई बिखरी हुई। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया? इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? वह है शमशेर बहादुर सिंह। आइए, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। निम्नलिखित में कौन रचनाकार बिहार के हैं? बिहार के रचनाकार हुए रामधारी सिंह दिनकर जी। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता है? उषा। शमशेर बहादुर सिंह उषा। आइए, उषा कविता किनकी है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है उषा। चलिए नेक्स्ट है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा, जो प्रकृति की इंडिकेट करती है। नेक्स्ट आइए, नील जल में या किसी की गौर झिलमिलाती देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? उषा से है। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? शमशेर बहादुर ने 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की यात्रा की।
कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता था? कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा गया। देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन, आप लोग इसीलिए डिमोटिवेट नहीं होना, बस मोटिवेशन के साथ आप लोग पूरा सीरीज को रिवीजन कर लीजिए। देखिए कितना बार पूछा हुआ है, आप लोग देख लीजिए साइड में पूरा कितना बार पूछा हुआ है। बस एक बार बिलीव करिए और अच्छे से आप लोग जुड़िए, ठीक है। नेक्स्ट है जन जन का चेहरा गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित है। जन जन का चेहरा गजानन माधव मुक्तिबोध। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए से उत्तीर्ण किए? गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए पास किए? हमें बताइएगा। वो थे नागपुर विश्वविद्यालय से, नागपुर विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट है कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। नेक्स्ट है गजानन मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? गजानन मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ। गजानन मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुए? गजानन मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुए? प्रयोगवादी कवि के रूप में हुए। प्रयोगवादी कवि के रूप में हुए। गजानन मुक्तिबोध की रचना है, इनमें से कौन है जो गजानन मुक्तिबोध की रचना है? जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए नेक्स्ट आइए, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई जिंदगी की एक धारा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? हमें बताइएगा। अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? श्योपुर। कहाँ है? श्योपुर। नेक्स्ट आइए, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखे हैं? प्रायः लंबी कविताओं का लिखे गए हैं किनके द्वारा? प्रायः हमेशा गजानन मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। आइए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 10 पे। 10 हैं अधिनायक। 10 हैं अधिनायक। रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। और हमेशा रचनाकार भी आप लोग को याद करना है कि रचनाकार से 5 से 7 क्वेश्चन आराम से आप लोगों को लड़ते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? 9 दिसंबर 1929 को। नेक्स्ट है लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं किनकी रचना है? लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय की रचना है। गौर करिए आप लोग, देखिए कितना बार पूछा हुआ है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग को लाए हैं। इसीलिए आप लोग बस कंसिस्टेंसी के साथ देखिए, मोटिवेशन के साथ देखिए, बस मार्क 100 में 100 लाना मेरी गारंटी है। बस एक बार आप रिविजन कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान हो गया। रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया? रघुवीर सहाय जी हैं अंग्रेजी में एमए किए हुए थे। देखिए ये भी पूछा हुआ है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है लखनऊ। ये देखिए कितनी बार पूछा हुआ है। अधिनायक कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय। देखिए कितनी बार कितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से क्वेश्चन बकते हैं। गेस पेपर, गेस क्वेश्चन ये सब के फेरा में नहीं रहिए। गेस उस कुछ नहीं होता है, बस आप लोगों को दिग्भ्रम भ्रमित किया जाता है। बस कंसिस्टेंसी के साथ अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, कोई गेस फेस काम नहीं करता है। नेक्स्ट आइए, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक एक व्यंग्यात्मक कविता है, यानी कि हंसी मजाक टाइप का कविता है। कौन से कवि छायावाद की नहीं है? छायावाद की नहीं है रघुवीर सहाय जी। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। चलिए नेक्स्ट आइए, कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? कवि रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम हरदेव सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। आइए हम लोग देखते हैं 11 नंबर एक्सरसाइज है, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित। फर्स्ट क्वेश्चन आइए, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? हमें बताइएगा। अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए हैं किस कविता, शीर्षक कविता किस कविता से संकलन है? वो है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया।
या प्यारे नन्हे बेटे को। नेक्स्ट है, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना हुआ बंधा हुआ बाहर। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में से उद्धृत है? तो ये मेरे प्यारे बेटे नन्हे को। निम्न में से कौन सा कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का? निम्न में से कौन सा विनोद कुमार शुक्ल का है? वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, यह विचार की तरह, इनसे लिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचन्ना क्या पहने हुए थे? राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचन्ना जो है फटा सुथन्ना पहने हुए थे। नेक्स्ट है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल जी कहाँ के थे? छत्तीसगढ़, रायपुर के थे। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का। 7, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? प्यारे बेटे नन्हे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? छत्तीसगढ़, रायपुर। आइए नेक्स्ट, आइए, प्यारे नन्हे बेटे को कवि कौन है? कितना बार हम लोग चर्चा किए हैं प्यारे नन्हे बेटे को कवि कौन हुए? हमें बताइएगा आप लोग। अभी ऊपर भी चर्चा किए हैं, नीचे भी कितना बार चर्चा किए हैं? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट आइए, कवि प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करता है? कवि प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करता है? बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। नेक्स्ट आइए, कवि विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह का नाम। कवि विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह का नाम लगभग जय हिंद, ये भी है। वह आदमी नया कोट गरम पहनकर आ गया, यह भी है। सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, ये भी है। उपयुक्त सभी हो जाएंगे, याद रखिएगा, उपयुक्त सभी ज्यादातर आंसर होते हैं। आइए 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर एक्सरसाइज। आइए, हार जीत लेखक है अशोक वाजपेयी। हार जीत लेखक हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी जी का जन्म 1941 में, 16 जनवरी 1941 में। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? कहीं नहीं वहीं कविता किनके द्वारा रचित है? अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। नेक्स्ट आइए, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? घास में दुबका आकाश किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी जी का। अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि हुए? अशोक वाजपेयी जी जो है आधुनिक काल के कवि हुए। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी जी का जन्म 1941 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है, हार जीत किसकी रचना है? हार जीत अशोक वाजपेयी जी की रचना है। नेक्स्ट है, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता कहीं नहीं वहीं से ली गई है। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ? अशोक वाजपेयी जी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। चलिए नेक्स्ट आइए, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? किस प्रकार की रचना है हमें बताइए। एक प्रकार की गद्य कविता है। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? इबारत से गिरी मात्राएं अशोक वाजपेयी जी की रचना है। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है, मतलब सड़क पर पानी डाल रहा है। आइए हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? 10 कोस दूर से। अशोक वाजपेयी जी कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? अशोक जी कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन कला किए हुए थे? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई? किसकी विजय हुई सेना की किस नागरिकों की किस पंक्ति पाठ से ली गई है? हार जीत से ली गई है। अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान कहाँ है? अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान है सागर, मध्य प्रदेश में। आइए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 13, गांव का घर। एक्सरसाइज 13, गांव का घर। लेखककार हैं ज्ञानेंद्र पति। कौन है? ज्ञानेंद्र पति जी। घर का गांव, गांव का घर शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्र पति जी। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए थे? कारा अधीक्षक के पद पर पदस्थापित हुए थे। गांव का घर शीर्षक कविता किस
कविता संग्रह की है गांव का घर। गांव का घर किस कविता संग्रह की है? वो है यश यात्मा। यश यात्मा। मालती के पति का नाम। मालती के पति का नाम कहानी में क्या है? महेश्वर है। ज्ञानेंद्र पति की कविता का शीर्षक है, ज्ञानेंद्र पति की कविता का शीर्षक है गांव का घर। आइए, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? गांव घर का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? पंच परमेश्वर। ज्ञानेंद्र पति की कविता इनमें से कौन है? ज्ञानेंद्र पति की कविता इनमें से है गांव का घर। कवि ने क्या कहा? कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा क्या है? कविता संग्रह के रूप में इसे वर्णित किया है। कवि ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम, माता पिता का नाम। कवि ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम पूछा जा रहा है। माता का नाम सरला देवी, पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। चलिए, नेक्स्ट है संशयात्मक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला? संशयात्मक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला? 2005 में। ज्ञानेंद्र पति की पुस्तक इनमें से कौन है? ज्ञानेंद्र पति की पुस्तक कौन है इनमें से? पढ़ते पढ़ते हैं, संयात्मक है, एक चक्रा नगरी, ये सभी हो जाएंगे। आइए, नेक्स्ट है गांव का घर कविता ज्ञानेंद्र पति की किस संग्रह से ली गई है? वो ली गई है संशयात्मक से। किनसे ली गई है? संशयात्मक से ली गई है। तो ये था पद खंड या काव्य खंड का एक्सरसाइज 13 का 13 सभी का ऑब्जेक्टिव का निचोड़। अप्रॉक्स 500 प्लस इसमें ऑब्जेक्टिव है। आप लोग रिवीजन के दृष्टिकोण से भी अगर देख लेते हैं तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। गद्य खंड हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दूंगा। आप लोग वहां से पूरा गद्य खंड और पद खंड भी देख सकते हैं। अगर इतना आप लोग कर लेते, हिंदी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी, ये गारंटी है। बस 2 महीना ही बचा हुआ है। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, डट के मेहनत कीजिए, क्योंकि यही 2 महीना आप लोग को अच्छे से अच्छा मार्क दिला सकता है और समाज में एक अच्छा नाम दे सकता है। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।